हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 3 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स का हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को हल करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पहले हल कर चुके हैं, पिछला वीडियो था उसमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे जो दिया है इनसे क्या करना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हालांकि ये जो वीडियो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर हम पहले बना चुके हैं, तो यदि आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो भी हम इसको बेसिक में बता देते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होती क्या है। ओके, तो देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या है कि लिखा है कि टू मैट्रिसेस, क्या लिखा है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स है, ए है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है। ओके, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, ठीक है, दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल बोलेंगे। कब इक्वल बोलेंगे, तो उसमें दो कंडीशन होता है। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हम लोग ये दोनों मैट्रिक्स को बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लिखा है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, जो दो मैट्रिक्स यहाँ पे है ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो दूसरा कंडीशन क्या लिखा है, दूसरा कंडीशन लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, दूसरा कंडीशन में यहाँ पे लिखा है कि जो पहला मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो जो दूसरा मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है दोनों का जो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल समझते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है। तो मान लेते हैं दोस्त कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है। ओके, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स क्या है, बी है। ठीक, कोई मैट्रिक्स ए है, दूसरा कोई मैट्रिक्स बी है। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, तो दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे कि सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलने के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो ए मैट्रिक्स है और दूसरा बी मैट्रिक्स है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे पता है हमको कि जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर भी आपको पता है 2x2 का ऑर्डर है, यानी दोनों का ऑर्डर क्या है दोस्त, सेम है। दोनों का ऑर्डर तो सेम है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। यानी यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है और जो बी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, तो ए मैट्रिक्स में और बी मैट्रिक्स दोनों जो एलिमेंट है इसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो इसमें क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग में कौन सा है, देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग में 2 है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग में 2 है, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों बराबर है। यहाँ पे 3 है, 3 करस्पॉन्डिंग में क्या है, तो 3 करस्पॉन्डिंग में 3 है। ठीक है, तो ये भी बराबर है। नेक्स्ट यहाँ 0 है तो 0 करस्पॉन्डिंग में 0 है, फिर 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग में 1 है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। पहला है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, दूसरा कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है। तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए और बी जो मैट्रिक्स है वो दोनों क्या है दोस्त, इक्वल मैट्रिक्स है। वो ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए हूबहू दोनों सेम दिखेगा। जैसे कोई ए मैट्रिक्स था ना, जैसे कोई ए मैट्रिक्स था, ठीक है, और दूसरा क्या था, बी मैट्रिक्स था। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स था, दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों पूरा सेम होगा। दोनों क्या होगा, पूरा एकदम सेम होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो यानी यदि दोनों मैट्रिक्स को एक साथ रख दे तो दोनों क्या होगा, आपस में ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करने का मतलब है कि यदि दोनों मैट्रिक्स को एक साथ रख दे तो हमको पता नहीं चलेगा कि दोनों अलग अलग मैट्रिक्स। ठीक है, यानी दोनों सेम दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम है, इसीलिए दोनों क्या बन गया, इक्वल, मतलब इक्वल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल ये यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं कि मेरा मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और जो बगल वाला है कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे बताइए आप कि जो मैट्रिक्स है इक्वल है या नहीं। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहला कंडीशन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है आपको पता है 2x2 का है, इसका भी ऑर्डर 2x2 का है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो पहला कंडीशन तो पास है यहाँ पे। दूसरा कंडीशन क्या लिखा है कि दूसरा कंडीशन होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं, देखिए नीचे सफेद देखते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे 0 है, कितना है, 0। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी कितना है, 1। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। आगे देखिए यहाँ पे 3 है दोस्त, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना लिखा है, तो 2 लिखा है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ भी कितना होना चाहिए, 3, बट यहाँ पे कितना लिखा है,
2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका कितना है तो 3 है। तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटरचेंज है, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। बट यहाँ जो बी मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट्स है वो इंटरचेंज है, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर नहीं है। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं क्या, पहला कंडीशन तो पास था बट दूसरा कंडीशन फेल हो गया, तो हम बोल सकते हैं ए और बी जो मैट्रिक्स है वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। समझ में आ गया कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब बोलेंगे और दो मैट्रिक्स को इक्वल कब नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वल कब होगा, इक्वल होगा जब सेम ऑर्डर होगा प्लस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। दूसरा केस क्या होता है कि यदि इसमें करस्पॉन्डिंग पहला पास हो जाता है दूसरा पास नहीं होता है तो भी मेरा क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसको हम लोग सिंबॉलिकली दिखाते क्या कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। यदि दो मैट्रिक्स ए और बी, ये तो इक्वल नहीं है, दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। 3 इक्वेशन दिया, ये तीनों इक्वेशन से क्या करना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड का मान। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्त, जो पहला इक्वेशन है उसमें दे रखा है कि जो दोनों मैट्रिक्स है इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स ए है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो अब हम आपको बताएं कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसमें कंडीशन, दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, तो का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। दूसरा चीज हमको क्या पता होगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरा जो होता है कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, दैट मींस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना दोस्त 4 है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्यों 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्या है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 4, दैट मीन्स y का वैल्यू कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 3। तो कहने का मतलब है कि z का मान यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 है, x यहाँ पे कितना है 1, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा था हमको x y और z का मान, तो x का मान हमको पता चल जाएगा कितना, x का मान कितना होगा दोस्त 1, x किसके इक्वल है 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, 4 किसके इक्वल हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा, दैट मींस हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना होगा, y का वैल्यू 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या होगा दोस्त, z के बराबर होगा। ये जो 3 है किसके बराबर होगा, z के। तो यहाँ पे z का मान है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लिए, जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम लोग निकाल लिए x का, y का और z का मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए अब उसी टाइप से हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना x y और z का मान। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी वही चीज करना है कि हमको पता है कि दो मैट्रिक्स पहले से इक्वल दे रखा है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो पहली बात दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो ऑलरेडी सेम दे रखा है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, देखिए इस यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग में कितना है 6 है, इसके करस्पॉन्डिंग में कितना है 6 है। तो ये जो है x प्लस वाई है इसका वैल्यू कितना होगा, तो 6 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का जो मान है वो मेरा कितना होगा 6 के बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5 प्लस जेड का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा दोस्त 5 के बराबर, और एक्स वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई का जो वैल्यू है किसके बराबर होगा 8 के, किसके बराबर हो जाएगा 8 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात इक्वेट कर लिए दोनों को, यानी जो दोनों इक्वेशन था उसमें एलिमेंट्स को इक्वेट कर ली। अब जब इक्वेट कर लिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे तो जेड का मान इजिली निकल जाएगा, इससे जेड का मान निकल जाएगा। कैसे जेड का मान निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए जेड का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा और इस 5 को इधर कर देंगे तो -5 करेंगे। दैट मीन जेड का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 0, जेड का वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस जेड का मान 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो जेड का मान तो मेरा इजीली निकल गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करना है कि जो ऊपर में दो इक्वेशन है, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और इसको क्या मानेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 था, और ई क्या बनेगा मेरा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कितना है दोस्त, x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है। दूसरा इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था, इक्वेशन 1 था, दूसरा बन गया था इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग चलेंगे इक्वेशन नंबर किससे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 से चलते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में से चलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू कितना 8, एक्स वाई इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वाई का मान निकाल लेते हैं। तो वाई का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, एक्स का जो मतलब यहाँ पे वाई का मान निकालेंगे तो एक्स और ये जो 8 और नीचे एक्स नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 8 था, तो हम यहाँ पे वाई का मान निकालेंगे, क्या होगा, इक्वल टू 8 है यहाँ पे और एक्स नीचे आ जाएगा। तो दैट मीन्स वाई इक्वल टू 8 बाई एक्स आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे दोस्त, इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बन गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू 8 बाई, या फिर इसको भी इक्वेशन नहीं मानते। ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नहीं मानते कि डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकालें, y इक्वल टू एक्स 8 बाई एक्स निकल गया। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी जो इसका वैल्यू निकाले इसमें पुट कर देंगे हम। तो देखिए इसमें हम यदि पुट करेंगे तब क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू y इक्वल टू कितना 8 बाई एक्स इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा था। तो इसमें पुट करते दोस्त तो क्या निकलेगा, x प्लस वाई का मान पुट करेंगे कितना 8 बाई एक्स इक्वल टू कितना होगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं कितना है 1 है, तो 1 और x का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई क्या बन जाएगा दोस्त 8 बराबर किसके होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर हो जाएगा 6x। अब इस 6x को इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड है ना, इसको गुणनखंड करना है तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा। तो देखिए अब इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे कितना है दोस्त, -6 है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि यहाँ पे जो -6 है, यहाँ पे इस तरह से 2 नंबर ब्रेक करना है, जो -6 है ना उसको 2 नंबर्स में इस टाइप से ब्रेक करना है कि यदि जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो यहाँ पे -6 आना चाहिए, और दूसरी बात ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x, माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा, -2x माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा +8 आ जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टराइज कर दी इसको, ये तो पहले से भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, देखिए ये दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा x, तो यहाँ पे क्या होगा फिर x माइनस 2 हो जाएगा, और ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे, तो -4 कॉमन निकलेगा, और यहाँ पे बन जाएगा फिर से 1x माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, और e इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 4 एक बार, और दूसरा क्या लिखेंगे दोस्त, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं कि x माइनस 4 इक्वल टू एक बार 0 करेंगे, और दूसरा क्या करना है हमको, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 किया तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, और नेक्स्ट यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ गया, कितना वैल्यू आया 2 वैल्यू, यानी x इक्वल टू 2 आ गया, दूसरा निकल गया, x इक्वल टू 4 निकल गया, दूसरा निकल गया x इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है हमको कि अब जो x इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू 2 है, ये दोनों का वैल्यू फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मेरा y का मान निकल जाएगा। जैसे x का मान 2 वैल्यू निकला है, उसी टाइप से y का मान भी यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा। तो देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट पेज इसमें ऐड करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पुट x इक्वल टू 2 कितना 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 2,4, अभी x का मान निकाले 2,4, तो इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 कितना दे रखा था, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहला लेते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 2, सबसे पहले x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे क्या होगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, और y का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 माइनस 2, दैट मीन्स y का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, पहला। दूसरा कंडीशन क्या है कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन x इक्वल टू 4, जब हम लोग x का मान 4 लेते हैं तब y का मान क्या नहीं मेरा निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या था मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो x यहाँ पे कितना लेते हैं 4 प्लस क्या बन जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट कि y का मान आ जाएगा 6 माइनस 4, दैट मीन्स y का वैल्यू आ जाएगा दोस्त 2, y का मान कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा तीनों वैल्यू निकल गया, हेंस यहाँ पे मेरा तीनों वैल्यू निकल गया। क्या क्या? x का मान, देखिए x का मान जब 2 लिए तो y का मान मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पे जब x का मान हम लोग 4 लिए, देखिए x का मान जब 4 लिए तो y का मान मेरा कितना आ गया? तो 2 आ गया। और तो पता है z का मान तो पहले से हम 0 निकाल चुके हैं, तो मेरा ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए मेरा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 3rd नंबर है ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे नीचे लिखा है x प्लस जेड और y प्लस जेड। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स इक्वल है बगल वाला मैट्रिक्स के। ठीक है, तो हमको पता है कि यदि दोनों इक्वल है तो इसका ऑर्डर भी सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों कितना ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, ये भी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो इसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाला इसके बराबर होगा, फिर इसके बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा दोस्त? 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा कि वो x प्लस जेड का जो मान होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा, और y प्लस जेड जो है इसका मान कितना होगा? 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि पूछा था कि जो इस टाइप से इक्वेशन दिया था, ठीक है, और पूछा था कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान बता, तो डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि x, y और z का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए इसमें 3 वेरिएबल है, x, y और z। ठीक है, 3 वेरिएबल, हमको 3 इक्वेशन भी दिया है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। यदि 3 वेरिएबल रहता और 2 इक्वेशन रहता तो उस केस में हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, यानी x, y, z का मान नहीं निकाल पाएंगे। और देखिए 3 इक्वेशन हो गया और 3 वेरिएबल है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? x, y और z का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए उसी टाइप से इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे मेरे भाई इक्वेशन 2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए अब हम लोग इसको यहाँ पे अलग पेज में सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा है 9, और नेक्स्ट क्या था यहाँ पे उसके आगे x प्लस जेड का मान 5 दिया है, y प्लस जेड का मान 7 दिया है। यहाँ पे क्या है? x प्लस जेड का मान कितना दे रखा है? 5, और y प्लस जेड का जो मान है वो कितना दे रखा है? 7। ठीक है, तो इसको माने हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 बन गया, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है? x, y, z का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक तरीका क्या अपनाते हैं कि x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है, इसका वैल्यू क्या करते हैं? हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो देखिए x प्लस जेड है, इसको हम देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस को इंटरचेंज कर सकते हैं हम। तो x प्लस जेड, यानी जो z था उसको पहले लिख दिए, तो x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन तो अभी मेरा वही है, तो हम क्या करते हैं कि x प्लस जेड जो सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू है, इस इक्वेशन का मान हम क्या करते हैं? पहला वाला में रख देते हैं। जब इसका वैल्यू हम पहला वाला में रखेंगे तो यहाँ पे मेरा किसका मान निकल के आ जाएगा मेरे भाई? y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे यदि हम इसका वैल्यू 5 रख देंगे, x प्लस जेड का मान 5 है ना, तो यदि 5 रखेंगे तो क्या होगा? 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 बन जाएगा। और जब हम लोग y का मान फाइनली निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5, ये जो 9 है 5 उधर चल जाएगा, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, y का वैल्यू 4 आ गया मेरा, y का वैल्यू 4 इजिली निकल गया मेरा। क्या किए कि जो पहला इक्वेशन था उसमें x प्लस जेड का मान रख दिए, तो मेरा y का वैल्यू 4 निकल गया। ओके, अब देखिए मेरा y का वैल्यू निकल गया, तो देखिए अब इक्वेशन नंबर हम 3 सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ से z का मान निकल के आ जाएगा। यदि हम इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करेंगे ना तो मेरा z का मान निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमको y का मान पता चल गया, मेरा y का मान कितना ले आए? 4। जब y का मान 4 ले आए तो यहाँ पे हम z का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे? पुट, यहाँ पे पुट y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन किस में? 3 में। तो इक्वेशन 3 में क्या करते हैं? y इक्वल टू 4 का मान रखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्यों नहीं रखे? क्योंकि y तो है ही नहीं इसमें, तो कहाँ रख देंगे? इसमें। इसीलिए हम इक्वेशन नंबर 3 को लिए। तो y प्लस जेड इक्वल टू 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए y का मान आपको पता है 4 है, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे z का जो मान आएगा 7 माइनस 4, तो z का जो मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा z का भी निकल गया। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में जब z का मान मेरा निकल गया तो यहाँ पे x का मान इजीली निकाल पाएंगे हम। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, z का मान
3 जो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो क्या निकलेगा मेरा x प्लस जेड दे रखा था इक्वल टू 5, तो z का मान पुट करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इक्वल टू 5 माइनस 3, तो x का मान कितना गया मेरे भाई 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल लिए सभी का वैल्यू मेरा निकल गया तीनों का, तो लिखेंगे हेंस x इक्वल टू कितना आ गया मेरा, अभी x इक्वल टू मान निकालेंगे इधर 2, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4 और z का मान कितना आ गया 3, तो बस सॉल्व हो गया ही। तो इस टाइप से x y और z का मान निकालिए। अब देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला नंबर था उसका देखिए यहाँ पे आंसर आपको पहले से यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे पहले सब बना चुके हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर यहाँ पे इस टाइप से दिया है। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इससे देख के बना सकते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसको भी इस टाइप से यहाँ पे बना दिए, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में। तो आप यहाँ से इसको देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। और जो तीसरा नंबर था उसको भी यहाँ पे बनाए, ठीक है, तो उसको भी आप देख के खुद से बना सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है कि वही क्वेश्चन देख उसी टाइप से दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है, तो क्या करना है यहाँ पे ए बी सी डी का मान निकालना है। जो इक्वेशन दे रखा है इसमें ए बी और सी और डी का मान निकालना है, ठीक है। तो इन सभी वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो बस क्या करना रहता है इसमें, इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है तो बस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करना रहता है। दैट मीन्स क्या करेंगे इसमें a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, a माइनस बी जो है किसके बराबर होगा -1 के। और फिर क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या, देखिए यहाँ पे a माइनस बी वाला पहले इक्वेशन लिखते हैं। देखिए e किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2a माइनस बी जो है किसके बराबर होगा मेरे भाई, e 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 0 के बराबर। और नेक्स्ट e वाला 2a प्लस सी, 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, तो e हो जाएगा 5 के बराबर। और नेक्स्ट क्या है 3c प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। दैट मीन्स यहाँ पे 4 इक्वेशन बना। कितना इक्वेशन, 4 इक्वेशन बना ना। ये जो चारों इक्वेशन है, यहाँ पे जो 4 इक्वेशन बना, ये चारों इक्वेशन से सॉल्व करके हमको देखिए एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें 4 वेरिएबल है, ए बी सी और डी, 4 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन भी दिया है। तब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल निकाल सकते हैं, लेकिन 4 इक्वेशन रहता 5 वेरिएबल रहता, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे एबीसीडी का मान नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे ये निकल जाएगा क्योंकि 4 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दोनों को लेके चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। अब बोलेंगे सर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ही लेके क्यों चले, क्योंकि देख सकते हैं 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, क्योंकि दोनों यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है। तो दोनों को लेके चलेंगे तो यहाँ मेरा क्या निकल जाएगा, ए और बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद आगे देखा जाएगा कैसे निकलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों से हम ए और बी का मान निकालते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखा 2a माइनस बी बराबर है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे मिस b का मान निकालते हैं, कितना आ जाएगा मेरे भाई, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 2a बराबर कितना आ जाएगा b, 2a है ना, उधर चल जाएगा कितना आ जाएगा b। तो दैट मीन्स b का मान मेरा कितना आ गया 2a। b का मान यहां से क्या निकालेंगे 2a निकालेंगे, ठीक है। इस b का मान हम 2a निकाल लिए, तो अब क्या करेंगे इस b इक्वल टू 2a को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। जब इस b इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे 2a को, तब मेरा a का मान यहां से निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे पुट b इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में रखते हैं यहाँ पे। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना है -1 है। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते, क्या बनेगा देखिए a माइनस बी का मान कितना होगा दोस्त 2a, क्योंकि b इक्वल टू 2a इसमें पुट करेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। और फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -a, कितना आएगा यहाँ पे -a हो जाएगा और इक्वल है -1 के, तो कट जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 1, a का मान कितना आ गया 1, ठीक है। अब इस a का मान जब 1 आ गया मेरा, तो अब क्या करेंगे इस a इक्वल टू 1 को हम फिर इक्वेशन 1 में रख देंगे, फिर से इक्वेशन 1 में रख देंगे। अब रखेंगे तो क्या होगा मेरा b का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे, दैट मीन्स a माइनस बी इक्वल टू कितना था 1 -1 था, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस बी बराबर होगा -1। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और फिर 1 उधर चल जाएगा, तो कितना होगा -1। तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और जब माइनस माइनस कटेगा तो b का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, मेन
यहाँ पे है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे दोनों को आप किस टाइप से सॉल्व करते हो आपका मैटर है, ठीक। तो यहाँ पे मेन चीज क्या रहेगा, एक ए और बी का मान निकालना रहेगा। तो देखिए यहाँ से ए और बी का मान निकल गया। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, देखिए अब फिर हम क्या करेंगे इस जगह पे, अब मेरा क्या रहेगा कि ए इक्वल टू 1 था ना, फिर से जो ए इक्वल टू 1 निकाले थे, अब हम क्या करेंगे उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए ए इक्वल टू 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मेरा सी का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जब पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक नया पेज ऐड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पुट ए इक्वल टू 1, पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसमें, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या दे रखा था, 3c प्लस सॉरी 3a प्लस सी दे रखा है, 3a प्लस सी, यही ना है इक्वेशन नंबर जो मेरा 3 है, 2a है ना, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, क्या है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है 5। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे a का मान, तो 1 रखेंगे कितना को 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस सी, क्या बनेगा दोस्त 2 प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 5। दैट मीन सी इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस 2, और सी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो सी का मान मेरा कितना आ गया 3 आ गया। तो आप क्या करेंगे, सी का मान जो 3 है, इस सी का वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, मेरा डी का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी का मान पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि पुट सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 4 क्या दे रखा है, देखिए 3c प्लस डी दे रखा है, 3c प्लस डी इक्वल टू किसके बराबर है 13 के, किसके बराबर 13 इक्वल टू 13 दे रखा है। तो c का मान 3 पुट करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर हो जाएगा 13। तो यहाँ पे e हो जाएगा 9 प्लस डी बराबर हो जाएगा 13। तो फाइनली यहाँ पे d का मान निकालेंगे तो 13 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी d का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है कि अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे हैंस a का मान मेरा कितना आ गया, a का मान 1 आ गया, b का मान कितना आ गया 2 आ गया, c का मान मेरा कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 3 निकल गया, d का मान मेरा कितना आ गया 4 आ गया। तो चारों वेरिएबल का मेरा वैल्यू निकल गया, और यही निकालने बोला था हमको, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको देख के आप खुद से अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंस ए बी सी और डी का मान यहाँ पे निकल गया, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स दिया है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जो ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, हमको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसका रो और कॉलम इक्वल होता है, क्या होता है दोस्त, जिसका रो क्या होगा, रोज इक्वल टू क्या होगा कॉलम, रोज इक्वल टू कॉलम्स, ठीक है। और ये भी हमको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स होता है तो यहाँ पे रो को हम लोग क्या बोलते हैं एम और कॉलम को क्या बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं एन। दैट मीन्स कहने का है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, कब कहलाएगा जब उसमें रो और कॉलम क्या होगा इक्वल होगा, रो और कॉलम इक्वल होगा। दैट मीन्स m इक्वल टू n, आपको पता है रोज को बोलते हैं m और कॉलम को बोलते हैं n। तो m इक्वल टू कोई यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तब बनेगा जब यहाँ पे ये दोनों इक्वल होगा, यानी रो और कॉलम, ये पता है रो कहलाता है दूसरा कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा m इक्वल टू क्या हो जाएगा n, तभी ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखे हुए कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर क्या होगा m इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखे हैं कि a matrix having the same number of rows and column is called a square matrix, यानी जिसका रो और कॉलम सेम होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे जो दो मैट्रिक्स दे रखा है इस टाइप से, ये दोनों मैट्रिक्स में x का कौन सा वैल्यू ले और y का कौन सा वैल्यू ले ताकि जो दोनों मैट्रिक्स है वो इक्वल हो जाएगा। क्या होगा कि यहाँ पे x और y का जो यहाँ पे कौन सा वैल्यू निकाले ताकि दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या करना है कि देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके देखना है। यहाँ पे क्या होगा 3x क्या हो जाएगा
3x प्लस 7 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, दूसरा क्या होगा यहाँ पे y प्लस 1, y प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट है y माइनस 2 किसके बराबर होगा, जो y माइनस 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो y माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि हमको क्या करना है, बताना है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नीचे 3 है, नीचे 3 वाला है, 2 माइनस 3x किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, है ना। तो यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि जो मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स है आपका कौन से x और y का कौन से वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो कौन से वैल्यू के लिए इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे x और y का मान निकालना है, इसमें इंडायरेक्ट x और y का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे मानते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो पहले चलते इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे x का मान 3x इक्वल टू क्या बन जाएगा, -7, और x का मान निकलेंगे कितना का, -7/3। तो पहला निकल गया मेरा x का मान। दूसरा यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन था, तो अब चलेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलेंगे तो y प्लस 1 किसके बराबर है, 8 के बराबर दे रखा है। तो y का मान निकालेंगे यहाँ पे 8 माइनस 1, दैट मीन्स y का मान आ गया 7, y का मान 7। नेक्स्ट फिर से अब क्या चलेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन किससे, 3 से, सॉरी 3 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो y माइनस 2 किसके बराबर होगा, 5 के। तो y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा मेरा 7, तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों केस में सेम आया, y का मान यहाँ पे दोनों में सेम आया। ठीक है, आगे एक और सॉल्व करके उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन नंबर 4 से अब हल करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया कि 2 माइनस 3x बराबर 4 दे रखा है। तो इससे भी x का मान निकालना है हमको, तो क्या होगा, -3x बराबर 4 माइनस 2, दैट मीन्स -3x बराबर आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, x का जो मान निकलेगा मेरा -2/3, -2/3। तो देखिए एक चीज यहाँ पे मेन जो है गौर करने वाला क्या है कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा था कि which of the following value of x, which of the following value of x and y make the following pair of matrices equal। यहाँ पे x और y का कौन सा वैल्यू होगा जिससे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, जो दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो x और y का कौन सा वैल्यू लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू तो 7 आया, y का वैल्यू तो यूनिक 7 आया। ठीक है, y दोनों का जो दोनों इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन में y का वैल्यू 7 आया, बट जो x का इक्वेशन है दोनों इक्वेशन में अलग अलग आया। पहला इक्वेशन आ गया -7/3 और जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें आ गया x इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि हमको पूछा था x और y का कौन सा वैल्यू होगा ताकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, x और y का कौन सा वैल्यू होगा। तो देख सकते हो y का मान तो मेरा 7 है, y का मान दोनों में 7 आया, बट जो x का मान है दोस्त दोनों में अलग अलग आ गया, दोनों में सेम आना चाहिए। यहाँ पे x जो वैल्यू आया x इक्वल टू -2/3, तो इसमें भी कितना आना चाहिए, -2/3, या फिर इसमें x इक्वल टू -7/3, इसमें भी कितना आना चाहिए, -7/3, क्योंकि सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन और x का 2 वैल्यू दे रखा है, मतलब सेम मतलब क्वेश्चन है और 2 x का डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे हम यदि x का मान -2/3 लेते हैं और y का मान 7 है और एक और x का मान ले, उसको कहाँ फेंक दें हम, x इक्वल टू -7/3 भी तो आया है, तो इसको हम कहाँ फेंक दे, दैट मीन्स इसका 2 वैल्यू निकल के आया। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में x का 2 वैल्यू निकल के आया, लेकिन x का y का सेम वैल्यू, y को तो सेम वैल्यू है तो y का वैल्यू तो 7 हो जाएगा। ठीक है, बट x का मान हम क्या ले, x का मान -2/3 ले या फिर x का मान -7/3 ले। तो यहाँ पे तो क्या होगा, इसमें तो 2 वैल्यू डिफरेंट वैल्यू आ गया। जब 2 डिफरेंट वैल्यू आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यदि सेम वैल्यू आता तब तो ये ऑप्शन मेरा हो जाता, बट यहाँ पे क्या हुआ कि 2 डिफरेंट वैल्यू आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब कि जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x और y का कोई भी वैल्यू ऐसा पॉसिबल नहीं है जिससे दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा। ओके, ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में हम लिखे, देखिए गिवन यहाँ पे इसका दे रखा है, बस इसको सॉल्व किया, जिस टाइप से उसमें भी सॉल्व करके बताया उसी टाइप से इसमें भी सॉल्व किया है। अब यहाँ पे क्या लिखे, देखिए ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी फाइंड 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हम लोग क्या पाए, 2 वैल्यू पाए x का,
एक्स कितना वैल्यू, 2 वैल्यू पाए, ठीक है। हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू इसमें निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी यानी यहाँ पे जो दोनों मैट्रिक्स है कोई ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है उसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है और सीखना भी कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। हमको पूछा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ कितना पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, तो टोटल कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं हम लोग, कब, यहाँ पे जब ऑर्डर इसका 3x3 होगा, यानी 3 रो 3 कॉलम होगा, 3 रो और 3 कॉलम होगा इस टाइप से, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम, दैट मीन्स 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और उसमें क्या बोल रखा है कि ईच एंट्री, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उसमें से ईच एंट्री आपको 0 लेना या फिर 1 लेना, या तो यहाँ पे 0 लेना दोस्त या तो 1 लेना, या तो इसमें 0 लेना या फिर 1 लेना, या फिर 0 यूज कर सकते हैं या फिर 1 यूज कर सकते हैं, या फिर 0 यूज करना या फिर 1 यूज करना, ठीक है। ईच एंट्री बोला है ना, तो ये सभी में या फिर 0 यूज करना या फिर 1, सब में 0 या फिर 1, इसमें भी क्या होगा 0 या फिर 1 यूज करना या फिर 0 या फिर 1, यानी सभी में क्या यूज कर सकते हैं 0 या फिर 1 यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम टोटल कितना डिफरेंट नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना डिफरेंट नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बना के देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट मेरा है इस टाइप से, 3 रो 3 कॉलम है ना, तो टोटल नंबर और डिफरेंट मैट्रिक्स कितना बनेगा। तो यहाँ पे मान लेते क्या यूज करना है, प्रत्येक एंट्री 0 या फिर 1 यूज करना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या मान लेते हैं 0, यहाँ पे भी क्या मान लेते हैं 0, तो हम 0 ले सकते हैं फिर 1 ले सकते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं 1, यहाँ पे क्या लेते हैं 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो हम यूज कर सकते हैं 0 या फिर 1, ठीक है। और एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा मैट्रिक्स हम इस टाइप से और भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 0 फिर 0 फिर 0, इस टाइप से बनेगा 0 0 बन गया ना, 9 एलिमेंट होगा टोटल, इसमें 9 एलिमेंट होगा, तो 0 0, उसके बाद यहाँ पे फिर से लेते 0, उसके बाद 1 फिर 0, फिर यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 0। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, 2 मैट्रिक्स मेरा बन गया। उस टाइप से इसी टाइप से यदि 0 और 1 का यूज करें तो टोटल नंबर ऑफ कितना मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, वही चीज बोला है। तो देखिए सबको तो हम बनाने नहीं चलेंगे ना, तो क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस टाइप से यदि 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और उसका ईच एंट्री 0 और 1 रहता है, तो उस केस में हम वहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना इसका पॉसिबल वैल्यू है, तो 2 पॉसिबल वैल्यू, इसमें कितना पॉसिबल वैल्यू है, तो 2 पॉसिबल वैल्यू, यानी सब में 2 पॉसिबल वैल्यू है, या फिर 0 या फिर 1, या फिर 0 या फिर 1, यानी सब में 2 पॉसिबल वैल्यू है। तो देखिए 2 पॉसिबल वैल्यू है ना, तो यही पॉसिबल वैल्यू क्या करना था आपको, मल्टीप्लाई कर देना। तो यदि इस पॉसिबल वैल्यू का आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना दोस्त, तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, पॉसिबल मैट्रिसेस, क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल 2 कितना आ गया, टोटल 2 9 है, इसलिए टोटल 2 9 था, उस सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, कितना बन जाएगा 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 का वैल्यू कितना आएगा, 2 का पावर 9 का वैल्यू कितना आता है 512, कितना आता है 512, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा 512, डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो यदि इस टाइप से लेंगे कि 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लेंगे और 0 ईच एंट्री 0 और 1 लेंगे, तो उस केस में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितना आ जाएगा, 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस टाइप से बनाने चलेंगे ना हम, तो टोटल कितना 512 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम एक और एग्जांपल लेके इसको बनाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2x3 है, 2x3 ऑर्डर है, ठीक है। और ईच जो एंट्री है दोस्त, ईच एंट्री इसमें कितना लेना है, 0 और 1 यूज करना है, ठीक है। ईच एंट्री 0 और 1 ही यूज करना है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इसका कितना है 2x3 है। तो इसमें बताइए अब यहाँ पे टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस, यानी इस टाइप से हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कि 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है, और ईच एंट्री है उसमें 0 रह सकते हैं या फिर 1 रह सकते हैं, यहाँ पे 0 रह सकते हैं या फिर 1 रह सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल वैल्यू इसमें कितना होगा, 2 होगा, इसमें टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, इसमें टोटल पॉसिबल वैल्यू 2 होगा, यानी सभी में टोटल पॉसिबल वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो हमको पूछा था क्या कि टोटल कितना इस टाइप से मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 6 2 निकला ना, 1 2 3 4
5 और 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स क्या बनेगा 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 का वैल्यू कितना होता है 64, कितना होता है 64। तो इस टाइप से यहाँ पे बना देना, यानी टोटल जो है इस टाइप से डिफरेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा 64 मैट्रिक्स बनेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 3x3 ऑर्डर का ही कोई मैट्रिक्स है, या फिर ऐसे लेते हैं 3x3 लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 2x3 लेते हैं, ठीक है। 2x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और इसका ईच एंट्री अब चेंज करते हैं, ठीक है। ईच एंट्री इसमें क्या करना है 0 लेना है, या फिर 1 लेना है, या फिर कितना लेना है 2 लेना है, 0 लेना है या फिर 1 लेना है या फिर 2 लेना है, ठीक है। तो अब हमको बताइए कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा, है ना। तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा टोटल, तो इसमें पता है आपको वही करना है कि 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है, ठीक है, 2 रो है 3 कॉलम है। और डिफरेंट यहाँ पे जो ईच एंट्री कितना होना चाहिए 0 ले सकते हैं, या फिर 1 ले सकते हैं, या फिर 2 ले सकते हैं। यहाँ पे 0 यूज कर सकते हैं, या फिर 1 यूज कर सकते हैं, या फिर 2 यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है टोटल पॉसिबल इसमें वैल्यू कितना होगा, तो 3 पॉसिबल वैल्यू होगा। इसमें भी टोटल पॉसिबल वैल्यू अब कितना होगा 3 होगा, क्यों, क्योंकि 0 ले सकते हैं, या फिर 1 यूज कर सकते हैं, या फिर 2 यूज कर सकते हैं, तो 3 पॉसिबल वैल्यू होगा। इसमें भी 3 होगा, इसमें भी पॉसिबल वैल्यू 3 होगा, इसमें भी पॉसिबल वैल्यू 3, और इसमें भी 3 होगा। ओके, तो सब में 3 होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा पॉसिबल टोटल मैट्रिक्स से डिफरेंट मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और लास्ट 3, ठीक है, यानी 3 का पावर 6, और 3 का पावर 6 आपको पता है कितना होता है 729 729 होता है। यानी इस टाइप से यदि कोई कंडीशन दिया है तो पूछेगा कि टोटल कितना डिफरेंट नंबर ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हैं, तो कितना बनेगा दोस्त 729, कितना बनेगा 729, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा चैप्टर जो 3.1 है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।